हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का 7th चैप्टर जो है राष्ट्रवाद, इसके बारे में हम जानेंगे। इस अध्याय में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद के से संबंधित जितने भी विचारक हैं उसकी आवश्यकताओं को समझेंगे। मुख्य रूप से हम जानेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाएँ क्या क्या हैं, और राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के बीच कुछ संबंध को सुनिश्चित करना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैप्टर के हर एक बिंदु को ठीक से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जो चैप्टर है अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है राष्ट्रवाद, हम देखेंगे राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। जब ये राष्ट्रवाद हमारे कानून में सुनाई पड़ता है तो इससे हम क्या समझ में आता है आपको। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो और जनता की राय लें तो आपको इस सिलसिले में जो है देशभक्ति, राष्ट्रध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनने को मिलेंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस जो है, जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, राष्ट्रवाद का एक बेजोड़ प्रतीक है। राष्ट्रवाद का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसने वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे इसने लोगों को एक तरफ जोड़ा है तो दूसरी तरफ विभाजित भी किया है। कैसे जोड़ा है तो 1857 का जो क्रांति था, जिसमें आपको पता ही होगा कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ आकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। यानी उन्होंने एक राष्ट्र की संकल्पना अपनाई थी। उन्होंने समझा था कि जो राष्ट्र है वो हिंदू और मुसलमान दोनों का है। वहाँ पर जो एक साथ वो आकर लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो दूसरी ओर पाकिस्तान की मांग से हमें ये मतलब मालूम चलता है कि राष्ट्रवाद जो है कहीं ना कहीं विभाजन का कारण ही बनता है। राष्ट्रवाद कई युद्धों का भी कारण बना है। राष्ट्रवाद ने कई देशों की सीमाओं का निर्धारण भी किया है। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजरा है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के यूरोप में इसने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण की जो स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उदाहरण के लिए देखें हम तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है, जर्मनी उससे पहले लगभग 300 राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। फिर उसका एकीकरण हुआ, वो सब एक ही राष्ट्र के अंतर्गत आए गए। उसके बाद इटली का एकीकरण हुआ 1871 में। तो राष्ट्रवाद ने एक तरफ एकीकरण किया तो है, लेकिन दूसरी तरफ जो हो कई बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन का या विघटन का जो कारण बना हुआ है। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया, हंगेरिया, रूसी साम्राज्य, और एशिया और अफ्रीका में जो डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिशों का शासन था, इनके आप विघटन का कारण भी राष्ट्रवाद ही रहा है। राष्ट्रवाद ने कई राज्यों की, कई देशों की जो है सीमाओं का निर्धारण भी किया है, और ये जो सीमा निर्धारण की प्रक्रिया है वो आज भी जारी है। अगर हम उदाहरण के तौर पर ले तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मुद्दा है उसको लेकर आपको पता करना चाहता है। ये ज्वलंत मुद्दा है जिसमें आज भी जो है हम जो अपना बॉर्डर है, जो कश्मीर का जो बॉर्डर है, उसके लिए हम कितना ज़्यादा जो पाकिस्तान कुछ भाग जो भारतीय भूभाग में पड़ता है उसको अपनी तरफ दिखाता है। और तो इस हिसाब से जो हम कह सकते हैं कि जो आज भी जो है राष्ट्रवाद के कारण जो है जो सीमाओं का पुनर्निर्धारण है या सीमाओं का निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो आज भी ज्वलंत मुद्दा है और ये अभी भी जारी है। कई राष्ट्र के में जो लोग रहते हैं वो अपनी संस्कृति, चाहे अपनी भाषा, चाहे अपने धर्म के आधार पर खुद को वो दूसरे से अलग मानते हैं। तो उसके लिए वो एक अलग राज्य की, एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। इसके उदाहरण भी हमारे पास है। जैसे कनाडा के अंदर जो क्यूबेक वासी हैं, जो कनाडा में क्यूबेक जगह है, उसके जो वासी हैं वो खुद को उस राष्ट्र से अलग मानते हैं, इसलिए वो भी एक अलग राज्य की मांग करते हैं। आपका उत्तरी स्पेन के बास्क वासी जो है वो भी इस प्रकार की मांग करते हैं। और तुर्की व इराक के जो कुर्द है इसके वो भी जो है इस प्रकार से राष्ट्रवाद के संकल्पना के अनुसार अपने आप को एक अलग समूह और एक अलग जनसमूह मानते हैं और एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। आप देखेंगे तो श्रीलंका के जो तमिलवासी लोग हैं वो भी अपने आप को जो श्रीलंकियाई जो मूल श्रीलंका वासी हैं उनसे वो अलग मानते हैं और एक अलग राज्य, एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने जो है किसी राष्ट्र की अखंडता को भी चुनौती प्रदान की है। अगर प्रत्येक राष्ट्र में इस प्रकार की मांग उठती रहती है तो वो उसके अस्तित्व पर खतरा बन जाती है। तो राष्ट्रवाद एक तरफ एकीकरण का कारण रहा है, दूसरी तरफ विभाजन का कारण रहा है, पतन का कारण रहा है, और कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के अखंडता को भी चुनौती देने का कार्य कर रहा है। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र सदस्य के रूप में हम एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते। क्या राष्ट्र एक परिवार के रूप की तरह होता है? नहीं, राष्ट्र एक परिवार की तरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य को हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, उनके बारे में हम व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। ऐसे उनके चरित्र के बारे में हम जो है जानकारी रखते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के बारे में हम ऐसी जानकारी नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक राष्ट्र को जोड़े रखती हैं? जो
क्या भाषा, क्या संस्कृति, क्या जाति, ये जो चीज़ें हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो है एक राष्ट्र को जोड़े रखती हैं? सभी मामलों में ऐसा नहीं है। कुछ एक ऐसे देश हैं जिनके पास जो है एक ही प्रकार के, मतलब एक ही संस्कृति, एक ही भाषा के और एक ही जनजाति, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा जनजाति नहीं पाई जाती है, ज़्यादा ही प्रकार की भाषाई लोग पाए जाते हैं, तो वहाँ पर उन मामलों में वो इस प्रकार से जुड़े पड़े हैं, एक भाषा या एक संस्कृति के आधार पर वो जुड़े पड़े हैं। लेकिन विश्व के अधिकांश देश में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। जब से वैश्वीकरण है 1991 के बाद, वहाँ से आप देखेंगे कि एक जगह से जो लोग हैं दूसरी जगह जाकर पलायन करते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो ये सब भी होता ही रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अब ऐसा कोई देश रह गया हो जिसमें केवल एक ही प्रकार के लोग या फिर एक ही धर्म या एक ही जाति के लोग पाए जाते हों। तो क्या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक राष्ट्र को निर्मित करती हैं, मतलब एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं? तो राष्ट्र जो है एक काल्पनिक समुदाय है। इसमें आप देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ आकांक्षाओं, कुछ कल्पनाओं और कुछ साझे विश्वास के सहारे एक धागे में जुड़ा हुआ है। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती हैं? क्यों हम एक प्रकार से गठित रहते हैं, एक धागे में पिरोए रहते हैं? तो हम उसके बारे में प्राप्त करेंगे जानकारी। अब पहला देखो, साझा विश्वास होता है। एक राष्ट्र का विश्वास तभी बना रह सकता है जब उसके वर्गों को, जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो जाए कि वह एक दूसरे के साथ है। यह एक लगभग टीम की तरह होता है। ऐसे एक टीम का प्रत्येक सदस्य जो होता है वो एक दूसरे पर विश्वास जताता है कि टीम तभी आगे बढ़ती है जब उसके सारे सदस्य जो हैं एक साथ मिलकर कार्य करें, और एक साथ मिलकर तभी कार्य कर पाते हैं जब उनको एक दूसरे पर भरोसा होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ के किसी भी राष्ट्र के सदस्य को एक दूसरे की जनजातियों पर, जातियों पर, धर्मों पर विश्वास होता है और वो एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब जो है वो एक राष्ट्र के, एक अच्छे राष्ट्र के रूप में निर्मित हो सकते हैं। दूसरा जो होता है इतिहास। एक राष्ट्र में का जो इतिहास होता है, वहाँ के लोग अगर उनका वो देखते हैं कि वहाँ के जो पूर्वज थे या कुछ भी थे, तो उनका इतिहास, अधिकतर ऐतिहासिक चीज़ें क्या होती हैं, मतलब कि कोई ऐतिहासिक पहचान होती है कि हाँ ये हमारे दादा प्रधान ने बनवाया था, यहाँ हमारी संस्कृति का ऐसा विकास हुआ था। तो वो इतिहासों के कारण भी जो होता है वो एक साथ जुड़े रह सकते हैं। तीसरा आपका आता है भू क्षेत्र। कोई लोग जो लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि उनका उस भू क्षेत्र से लगाव हो जाता है कि हाँ ये हमारी मिट्टी है। कोई इसको मातृभूमि कहता है, कोई पितृभूमि कहता है, तो कोई इसे पवित्र भूमि की संज्ञा भी देता है। तो किसी जगह पर लंबे समय तक रहना उस जगह के प्रति एक ऐसा लगाव उत्पन्न कर देता है जहाँ जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, जिसे हम त्यागना नहीं चाहते हैं। तो एक राष्ट्र के निर्माण में इसका भी जो है काफ़ी बड़ा कह सकते हैं, इट इज़ अ बिग फैक्टर हो सकता है इसके, मतलब राष्ट्रवादी के अंदर। चौथा आपका आता है साझा राजनीतिक विश्वास। जब एक राष्ट्र के समुदायों की इस विषय पर एक साझा जो है वो साझा जो विश्वास है वो स्वीकार करते हैं, जैसे कि वो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, उदारवादी जैसे कुछ मूल्य को जो है एक समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो वो उनके साझा राजनीतिक पहचान के रूप में जो है उभर कर सामने आती है। और फिर आपका साझा राजनीतिक जो है विचार है, साझा राजनीतिक पहचान है। व्यक्ति को एक राष्ट्र में बांटने के लिए ये आवश्यक है कि उनके जो है समान भाषा, समान जाति और समान धर्म के लोग पाए जाए, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। और तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर है, ये जो हमने आपको जो आपने पढ़ी अभी कि साझा विश्वास हो, आपका इतिहास हो, भू क्षेत्र हो, साझा राजनीतिक विश्वास हो, ये सारी चीज़ें एक बड़े बड़े घटक हैं जिनके कारण जो है एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अब जो राष्ट्र है वो जो राष्ट्र छोटे मोटे राष्ट्र है, बड़े राष्ट्र होते हैं, उनको जो है आत्मनिर्णय का भी अधिकार चाहिए होता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। सामाजिक समूह में राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। जैसे कि जो सामाजिक समूह में वो हर एक राष्ट्र चाहता है कि उसको बाकी सभी राष्ट्र जो है एक राष्ट्र का दर्जा दें, है ना, ताकि वो जिस प्रकार से बाकी सब, जैसे कि एक बड़ा राष्ट्र को जो एक सम्मान, एक दर्जा दिया जाता है, ऐसा ही हर एक छोटा राज्य जो अपनी राष्ट्रवादी जो है एक्टिविटी कारण एक नया राज्य बना है, वो चाहता है कि अन्य राष्ट्र भी उसको एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करें। तो वह आत्मनिर्णय का अधिकार चाहता है। और इस अधिकार के अंतर्गत राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये मांग करता है कि उनको कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता या स्वीकृति दी जाए। मतलब उनकी जो राजनीतिक इकाई है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है और उनके जो पॉलिटिकल जितने भी वो कार्य करते हैं, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया जाए। और ऐसा कब देखने को मिलता है, तो
आप देखेंगे कि जो कई छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। और अब हम जानेंगे कि जो कि ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सबको एक जो धागे में पिरोए रख सकती हैं। तो अभी तक आपने ये जाना और समझा होगा कि अब एक राष्ट्र में अलग अलग जो धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे उसको उसकी राष्ट्रीयता को बरकरार रखने में, उसके राष्ट्र के सभी लोगों को जोड़े रखने में कितनी ज़्यादा कठिनाई आती होगी। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि जो है राष्ट्र जो है, मतलब किसी कि कोई भी राष्ट्र है, वहाँ के लोग जो है अलग होने की मांग ना करें। ऐसा क्या हो सकता है? तो अगर आपने सोचा होगा तो शायद आपके दिमाग में इतना आया होगा कि एक ही प्रकार की संस्कृति के लोगों को क्यों ना एक ही ज़मीन दे दी जाए। जैसे मैंने कहा दिया कि अगर ए और बी अलग अलग जाति के लोग हैं जो एक साथ रहते हैं, एक के इलाके में बी रहता है, एक के इलाके में बी भी रहता है और बी के इलाके में ए भी रहता है, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि ए का इलाका अलग बना दिया जाए, बी का इलाका अलग बना दिया जाए। तो 19वीं शताब्दी से ऐसा ही शुरू हुआ। क्या हुआ, यूरोप में एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप वर्साई की संधि के पश्चात क्या हुआ कि उस संधि में कहा गया कि एक संस्कृति के लोग होंगे वो एक भूखंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी भूमि का एक भाग का इस्तेमाल करेंगे, उसके आगे वो दूसरे प्रकार के लोग वहाँ पर जो है निवास नहीं करेंगे। और वहाँ के मतलब देखो, अगर कोई दो जगह है और दोनों के अलग अलग मतलब मिश्रित लोग रहते हैं वहाँ पर, तो उन सबको जो है पार्ट करने का प्रयास किया गया कि सबको एक अलग अलग भूखंड दे दिया जाए, यहाँ पर केवल इसी संस्कृति के लोग रहेंगे, यहाँ पर केवल इसी संस्कृति के लोग रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें घटित हुई, इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंसा भी हुई। अब लोगों को पलायन करना पड़ गया कि हाँ अब तुम्हारी संस्कृति लोग वहाँ रहते तुम वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ पलायन करना पड़ गया, वहाँ से उनको यहाँ पलायन करना पड़ गया। सबको अपनी जो है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छोड़नी पड़ गई। काफ़ी ज़्यादा हिंसक घटनाएँ भी हुई इस दौरान। तो ये सफल नहीं रहा। खुद सोचिए कि अगर इस प्रकार से होता रहे तो फिर कैसे जो है हम एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर कैसे रह सकता है, कैसे वो उसको एक्सप्लोर कर सकता है। तो उसका तो जो भूखंड है वो तो सीमित हो जाएगा। तो क्या ये कर कर हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे? क्या एक राष्ट्र की मांग को पूरा कर पाएंगे? तो आप जो है जान रहे होंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा मतलब जो है ये जो डिसीजन था कि एक संस्कृति एक राज्य का, तो ये डिसीजन सही नहीं था। सांप्रदायिक हिंसा भी इसका कारण रही है। तो अब इस आत्मनिर्णय के आंदोलन को, मतलब कुछ राष्ट्र जो है कुछ विशेष समूह जो होते हैं वो एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, उनको कैसे इस ऐसे आंदोलन को कैसे निपटे। तो समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं है, मतलब ऐसा ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि अगर कोई अल्पसंख्यक समूह है या मतलब कि संस्कृति के आधार पर ही अगर कोई छोटा राज्य है, कोई छोटा मतलब ऐसा लोगों का समूह है जो कहीं रहता है और वो कहता है कि हमारी संस्कृति आप लोगों से अलग है, तो हमें एक नया राष्ट्र बनने दो, हमें अपनी संस्कृति से अलग कर दो। तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि विस्तारवाद की जो नीति कई राष्ट्र अपनाते हैं, तो वो जैसे छोटे मोटे राष्ट्र को अपने आसपास पाते हैं तो उसको उस पर जो है अपना प्रभाव और अपना विस्तार छोड़ना चाहते हैं। तो इसको हम किसी भी राज्य को उसको अलग दर्जा प्रदान करके, उसे उसको एक अलग राष्ट्र प्रदान करके इसके सोल्यूशन से हम जो है इसका सोल्यूशन नहीं पा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हर एक जो राष्ट्र है वो छोटे छोटे भागों में खंडित हो जाएगा और प्रत्येक छोटे राज्य को एक बड़े राज्य से खतरा महसूस होगा, वो उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। तो इसका ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन है क्या? तो समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, बल्कि राज्यों को ज़्यादा लोकतांत्रिक और ज़्यादा समतामूलक बनाने में है। मतलब वहाँ के किसी राष्ट्र के सभी राज्यों के सभी लोगों को एक समान अधिकार देने, एक समान मतलब नागरिकता प्रदान करने, और जो भिन्न भिन्न अगर मान लो कोई अल्पसंख्यक समूह है जहाँ उनकी संख्या कम है, उनको लगता है कि उनके साथ सही नहीं होगा, तो उनको आरक्षण देकर जैसे मतलब उनकी सुरक्षा की गारंटी देकर उनको और भी सारी चीज़ें करके जो है हम उनको सुरक्षा महसूस करवा सकते हैं। और भारत ने इस संदर्भ में तो बहुत बड़ा प्रावधान किया है, राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद। अब इस बारे में पढ़ेंगे। एक संस्कृति एक राज्य का जो विचार है वो त्यागने के बाद लोकतंत्र ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान को स्वीकार करने तथा समुदाय के तरीकों की शुरुआत करने की है। राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद, तो आपने देखा कि एक संस्कृति जो है, एक संस्कृति एक राज्य का जो सिस्टम था, वो जो विचार था, उन सभी लोकतांत्रिक राज्यों को त्यागना पड़ा। तो अब क्या किया है ऐसा जो लोकतांत्रिक देश से अधिकतर उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो अलग अलग बहुलवादी जो अल्पसंख्यक लोग हैं
जो जिनकी संख्या कम है, जो संस्कृति के आधार पर अलग है, भाषा के आधार पर अलग है, जाति के आधार पर अलग है, तो उनको जो है आरक्षण देकर उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि वो जो है अपने एक ही राष्ट्र में अपना विकास को ढूंढ सके, अपने डेवलपमेंट को ढूंढ सके। और इसका व्यापक प्रावधान जो है आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस समस्या से निपटा जा सकता है कि अगर एक राष्ट्र में जो है एक राष्ट्र में अगर किसी खास समूह द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग, एक अलग राज्य की मांग की जाती है, तो उस राज्य को उसको अपने राष्ट्र में सुरक्षित महसूस करवाकर जो है हम उसको अपने साथ जोड़े रख सकते हैं, और ऐसा भारतीय संविधान में देखने को मिला है। तो ये आपका जो चैप्टर था वो राष्ट्रवाद के ऊपर चैप्टर था। अगर आशा है अगर आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाएंगे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे लिए कुछ सुझाव हो सकता है तो आप अपने वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो भी गलती रह गई हो उसको हम अगले वीडियो में जो है दूर करके आपको और अच्छा और बेहतर कॉन्सेप्ट और एक अच्छा जो चैप्टर है वो प्रोवाइड करवाएं। तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं।